हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना था और हमने ये पता किया कि स्क्रीन पे जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमास होते हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, उसके सेंटर से डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया था। आज हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही बारे में और उसमें हम ये जानेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ होता है। साथ ही साथ जहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, डार्क फ्रिंज कहने का मतलब कि जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, तो वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, सारा सेटअप वही है। S1 से एक वेव जा रही है पॉइंट P पे, S2 से एक वेव जा रही है पॉइंट P पे, दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं वहाँ पे। उनके बाद जो भी सुपर इम्पोजिशन होगा इन दोनों वेव्स के बीच में, अब वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये डिपेंड करता है इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ के डिफरेंस पे, यानी पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आप साफ साफ बोलोगे कि यही जो है पाथ का डिफरेंस है। S1 से लेकर P तक की डिस्टेंस, साथ ही साथ Q से लेकर P तक की डिस्टेंस दोनों वेव ने सेम कवर की है, लेकिन S2 वाली वेव ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है वो ये वाली डिस्टेंस कवर की है S2 Q के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? S2P, S2 वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? S2P, तो ये आपका हो जाएगा S2P माइनस S1 वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो S1P के बराबर डिस्टेंस कवर किए S1P, और ये आपका बराबर हो जाएगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया? S2Q के बराबर, यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड है, तो यही आपका हो जाएगा S2Q के बराबर, और यही आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस जिसको कि हम डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक बात कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये डिराइव भी कर लिया था, जो भी पाथ डिफरेंस का रिलेशन निकल के आ रहा था S2P माइनस S1Q या फिर डेल्टा x इसको कह लें, ये डेल्टा x इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा था d साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो भी पाथ डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, और ये था d साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, अगर हम ये माने कि ये जो एंगल है थीटा बहुत छोटा है, मतलब अगर हम ये माने कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो सेंटर के आसपास हो रहा है, यानी y की वैल्यू d के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है, कर ले लें। ठीक है, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करेंगे कि इफ y इज लेस देन d, यानी ये y की जो वैल्यू है वो d के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, यानी जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो सेंटर के आसपास हो रहा है। इस केस में जो आपका थीटा होगा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा एंगल होगा, वेरी वेरी स्मॉल। हम पहले ही आपको बता दें ये सारे अप्रोक्सीमेशन हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालने के लिए ये लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा है उस केस में क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ थीटा जो होता है वो तकरीबन tan ऑफ थीटा के बराबर हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज तकरीबन बराबर हो जाती है। अगर आपको रे ऑप्टिक्स का मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन वाला लेक्चर याद हो तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप d साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं d tan ऑफ थीटा, ये आपका हो गया d tan ऑफ थीटा। और tan थीटा अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें, अब ध्यान से देखिए ना, अगर tan ऑफ थीटा इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करना पड़े, ये हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दें, इसको चलो हमने बोल दिया O डैश OP। इस ट्रायंगल से अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, चलो यहीं पे के लिख दे रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये आपका y परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा d के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाई d, और यही यहाँ पे हम लोग रखेंगे tan थीटा की जगह पे, तो ये आपका हो जाएगा dy डिवाइड बाई कैपिटल D। तो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy डिवाइड बाई कैपिटल D। हम पहले ही बता दें कैपिटल D स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, ये आपकी जो है ना ये स्क्रीन है, स्मॉल d जो है दिस इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो फिलहाल पाथ डिफरेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि पाथ डिफरेंस होगा क्या एट पॉइंट P। अब अगर पॉइंट P पे
मैक्सिमा बनना है तो यही पाथ डिफरेंस n मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा के बराबर हुआ करता था। ठीक है, अगर पॉइंट P पे मिनिमा बनना है, अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे जाने वाली वेव जो आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है ना वो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये आपको पता होगा, ये हमने बेसिक लेक्चर्स में पढ़े हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जिक्र किया था। तो हम लिखेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, इस केस में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा x वो आपका होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, और किसी भी ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, या तो उसे आप 2n+1 के फॉर्म में लिखो या फिर 2n-1 के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2n-1 और ये हो गया लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, या फिर आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 2n+1, ये 2n+1 और ये हो गया लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। अब हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया कितना है, आप बोलोगे dy बाई कैपिटल D के बराबर हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है। ठीक है, ठीक है, तो आगे वही कि हम इस पाथ डिफरेंस को इसके बराबर कर दें क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें करवाना है पॉइंट P पे। तो चलिए आप लिखेंगे डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ये पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हमारा आया है dy बाई कैपिटल D, तो ये हो गया dy बाई कैपिटल D। आप इसको चलिए इसी के बराबर कर दीजिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, हमें y कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 को अंदर करो तो ये आपका हो जाएगा n-1 बाई 2। ठीक है ना, 2 अंदर आएगा तो d ऊपर चला जाएगा, लैम्डा ऊपर है ही, सो लैम्डा कैपिटल D, ये स्मॉल d आपका नीचे आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू हमें मिल गया, यानी सेंटर से हमें पॉइंट P की डिस्टेंस मिल गई, वो पॉइंट जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है ना, अब वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी। अब ये चौथे नंबर की डार्क फ्रिंज बनेगी, हमें नहीं पता, पहली डार्क बन सकती है, दूसरी डार्क फ्रिंज बन सकती है, तीसरी डार्क फ्रिंज बन सकती है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों? फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है ये n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको सही तरीके से आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, आप nth डार्क फ्रिंज लिख लीजिए, या फिर डिस्टेंस ऑफ, ये आपका nth मिनिमा है, मिनिमा कहां से, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर यानी फ्रॉम O। तो इसको y न लिख के आप yn लिखो तो ज्यादा सूट करेगा, yn यानी डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ये आपका हो गया n-1 बाई 2 और ये हो गया लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। ठीक है, अगर कोई बोले कि सर हमने यहाँ पे 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिया था, ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 करके निकाला तो ये निकला, अगर ये करके निकालते तो क्या निकलता, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे n-1 बाई 2 है ना, यहाँ पे n+1 बाई 2 हो जाएगा। तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि फॉर्मूला आपका बनेगा n+1 बाई 2 और ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। ठीक है ना, अब जैसे ही आप फॉर्मूला देखोगे आप बोलोगे यार कि दोनों फॉर्मूले में जो है ना वो डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों फॉर्मूले में जो है हमें वो डिफरेंस नजर आ रहा है। अब देखो n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करते थे, सबसे बड़ी बात तो ये कि n की वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करते थे, अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमास की बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, और वहां पे जो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये b मतलब ब्राइट फ्रिंज, वो निकल के आया था n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। और जब n की वैल्यू 0 हम रख रहे थे ना,
तो हमें चौथे नंबर की मैक्सिमा मिल रही थी, हमें सेंटर वाली मैक्सिमा मिल जा रही थी n बराबर 0 पे। n बराबर 0 पे हमें कौन सा मैक्सिमा मिल रहा था? सेंट्रल मैक्सिमा। यानी इतना तो कंफर्म है कि सेंटर पे जब भी बनेगा मैक्सिमा ही बनेगा, यानी n बराबर 0 तो फिक्स हो चुका है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। n बराबर 1 रखने पे आपको पता चलता था कि फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है। 2 रखने पे ये पता चलता था सेकंड वाली ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहा है n के टर्म्स में, यानी कि डिस्टेंस ऑफ nth ये डार्क फ्रिंज है, तो यहाँ पे d लिख सकते हो आप क्लियरिटी के लिए, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, ये निकल के आया। अब एक बात बताओ, n की वैल्यू अगर आप जीरो कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, फिर यहाँ पे चीज़ें माइनस में आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो n की वैल्यू जब भी यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे तो वो आप स्टार्ट करोगे n की वैल्यू आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी 1 से यहाँ पे स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, और ये वाले फॉर्मूले का अगर आप यूज कर रहे हो, इस वाले फॉर्मूले का, तो इसमें आप n की वैल्यू जो है वो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 ऐसा करके। इस बात का बस जरा सा हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ, फॉर्मूला तो हमारे सामने निकल के आ गया कि भाई डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, हम आपसे अगर बोलें कि बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, आप बोलोगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बारे में बात करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप n के जगह पे 1 करो, तो 1 माइनस 1/2 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2। तो ये निकल के आ गया इसके लिए हमने n बराबर क्या किया है? 1 किया है, तो वो निकल के आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन ये 2D के बराबर। हम बोलें कि डिस्टेंस ऑफ, आप बताओ सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो आप बोलोगे इसके लिए जो n की वैल्यू आप 2 रख दो। तो जब n की वैल्यू आप 2 करोगे ना, आप फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 2 करोगे, 2 दूना 4 माइनस 1 3 3/2 यानी 1.5। तो एक्चुअल में ये जो आपका आया है ये 0.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस, ये निकल के आया। दूसरी बात करें तो ये n इक्वल्स टू 2, अगर आप 2 करोगे तो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो आएगा 1.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। अगर हम बोलें कि बताओ थर्ड डार्क फ्रिंज वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो n की वैल्यू जो है वो आप 3 कर दो। तो जब भी आप n की वैल्यू यहाँ पे 3 करेंगे, 2 3 6, 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका 5, 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 2.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। अभी अगर आप ध्यान से समझो तो आप बोलोगे देखो ये 0.5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d है, ये 1.5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d है, ऑलरेडी हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो इसमें हुआ क्या है कि 1 1 ऐड होता गया, एक तरह से आप ये कह सकते हो 0.5 में 1 ऐड करो 1.5, इसमें 1 ऐड करो 2.5। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंसेस मिलती चली जाएंगी। आप किसी भी डार्क फ्रिंज की अगर डिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहो तो सेम, अगर यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट अगर आपको पता करना है कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कौन सी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ से n की वैल्यू आप 0 करोगे इस वाले फॉर्मूले से। जब 0 करोगे तो देखिए 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, यानी कि वो आपका कितना निकल के आ जाएगा 1/2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 0.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। ठीक है ना, तो बस इस बात का ध्यान देना है कि उस वाले फॉर्मूले में n कहीं और से स्टार्ट होगा, इसमें जो होगा n कहीं और से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप इसी वाले फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है ना, तो फिर से एक बारी हम स्क्रीन को बनाते हैं। सो दिस वन इज़ आवर स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन हो गई। साथ ही साथ सेंटर लाइन जो थी तो ये हमारी हो गई सेंट्रल लाइन। ठीक है, और जहाँ पे हम मान लें कि डार्क कलर, तो डार्क कलर हम चलो ये ब्लू से डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, सेंटर पे तो हमारा मैक्सिमा बनने ही वाला है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ बनी, सेकेंड डार्क फ्रिंज मान लेते कहीं यहाँ बनी है, थर्ड डार्क फ्रिंज मान लेते कहीं यहाँ बनी है, फोर्थ डार्क फ्रिंज मान लेते कहीं यहाँ बनी है, ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये आपका सेकेंड डार्क फ्रिंज है, ये थर्ड डार्क फ्रिंज है, और ये क्या है आपका फोर्थ डार्क फ्रिंज है। डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होती है वो सेंटर से O से 0.5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है,
सेकेंड वाली डार्क फ्रिंज की बात करें तो इसमें 1 ऐड कर दो 0.5 में, तो ये हो जाएगा 1.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी डिस्टेंस पे बनेगी। थर्ड वाले डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें तो ये थर्ड डार्क फ्रिंज ये सेंटर से आपकी बनेगी, इसमें फिर से 1 ऐड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 2.5 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्थ का कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए 2.5 में 1 ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 3.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। जैसा ऊपर हो रहा है ना हूबहू सेम वैसा ही नीचे होगा, ऊपर और नीचे वाला सेंटर के ऊपर सेंटर के नीचे फ्रिंज पैटर्न वो आइडेंटिकल होता है, जैसा ऊपर होगा हूबहू वैसे ही नीचे होगा। ठीक है, डिस्टेंसेस वगैरह भी सेम होगी। अब जहाँ भी आपके डार्क फ्रिंजेस बनती हैं आपको पता होगा कि वहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की आप बात करो तो वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की जो इंटेंसिटी है ना वो सेम है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि I1 बराबर I2 बराबर ये I0 गिवन है। ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्सेज है, I1 बराबर I2 बराबर I0, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो जहाँ भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, यानी वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी 0। तो यहाँ भी जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ भी आपकी 0 हो जाएगी। IR की बात करें नेट इंटेंसिटी, यहाँ भी नेट इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ भी आपकी नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0, यहाँ भी आपकी नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ पिछले लेक्चर में जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं यानी जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमास है वहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 के बराबर हो जा रही थी। ठीक है, तो ये हमने जो चीज़ें कैलकुलेट की हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद करने की चीज़ है। दूसरी बात, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी ये फॉर्मूले जो भी रिलेशंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो निकाल रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब एंगल बहुत छोटा हो। एंगल बहुत छोटा का मतलब कि जो थीटा है ना आपका वो तकरीबन 5 डिग्री के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं, 5 डिग्री के आसपास का अगर एंगल है उस केस में ये सारे के सारे फॉर्मूलाज वैलिड होते हैं। एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है ना, उस केस में हमें ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड कहने का क्या मतलब है कि जो डेल्टा एक्स हमने निकाला था ना पाथ डिफरेंस डी साइन ऑफ थीटा, तो इसको जो हमने लिखा था डी टेन थीटा के बराबर, तो ये आप नहीं कर सकते। आप डी साइन थीटा को डी टेन थीटा के बराबर नहीं लिख सकते अगर एंगल छोटा नहीं है तो। ठीक है, तो एंगल छोटा होने के केस में एक अच्छी बात ये होती है कि फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होती है, फ्रिंजेस के बीच में स्पेसिंग भी बराबर होती है, हर एक फ्रिंज के बीच का गैप भी बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम अगर आपसे बोलें कि फ्रिंज विड्थ आप बताओ, फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज विड्थ का मतलब ये हुआ ना द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस या द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो YN हमारा जो फॉर्मूला निकला है यानी कि डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, माफ करिएगा nth डार्क फ्रिंज, वो हमारा निकला है n माइनस 1/2, 1/2 को 0.5 ही कर लो ना, n माइनस 0.5 और ये है लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। और हमने बोला था कि इस फॉर्मूले में जो n की शुरुआत करेंगे ना हम 1 2 3 इस तरीके से करेंगे, दो बैक टू बैक हमें डार्क फ्रिंजेस लेनी है। ठीक है, अगर एक हमने nth ले लिया तो एक n+1th ले लो, दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, बराबर है। या फिर एक आप तीसरी ले लो, दूसरी चौथी ले लो, चौथी और तीसरी के बीच का सेपरेशन निकालो, वही फ्रिंज विड्थ आपकी हो जाएगी। हम इसको जनरलाइज करके करते हैं। ये तो हो गई डिस्टेंस ऑफ nth, ये nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब हम n+1th यानी उसके बाद जो बना है वो डार्क फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे बना है ज़रा हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब n+1th की बात करेंगे तो n की जगह पे आपको रखना है n+1, तो हो जाएगा y, ये n+1th डार्क फ्रिंज, ये आपका हो जाएगा n की जगह पे आप रखिए n+1 और ये हो गया माइनस 0.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ज़रा इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा n+1 माइनस 0.5, ये आपका हो जाएगा 0.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ये आपका आ गया n+1th डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना,
अब हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विड्थ बीटा। आप बोलोगे यार कि बीटा कैलकुलेट करना है ना, तो आप देखिए कि डिस्टेंस ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज कहाँ बनी है, माइनस डिस्टेंस ऑफ nth जो डार्क फ्रिंज है वो कहाँ बनी है। तो n+1th डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस तो ये है सेंटर से, तो ये पहले आप लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा n+0.5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, साथ ही साथ माइनस ये जो nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकली है, ये निकली है n-0.5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, ये आपकी n-0.5 और ये हो गया लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। एक काम करते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d ये कॉमन कर लो आप। सो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट यहाँ पे n+0.5 माइनस ये हो जाएगा n+0.5। अब देखोगे n और n कैंसल आउट हो जाएगा, 0.5 + 0.5 ये 1 के बराबर हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं और फ्रिंज विड्थ हमारी निकल के आई है लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। और जैसे ही आपने देखा आपको तुरंत क्लिक करेगा कि अरे यार ये तो ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ यही निकल के आई थी, डार्क फ्रिंज की भी विड्थ जो है वो यही निकल के आई है। यानी कि आप चाहे फ्रिंज विड्थ निकालिए ब्राइट फ्रिंज की, या फिर फ्रिंज विड्थ आप बात करिए डार्क फ्रिंज की, ये दोनों सेम होती है बीटा, और ये बीटा हमने निकाला लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर। तो ये हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया फ्रिंज विड्थ के बारे में। अब जो हमारा फॉर्मूला है nth डार्क फ्रिंज का, ज़रा उस पर गौर करिए आप। जो अभी हमने देखा फॉर्मूला, हमारा nth डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस निकली है वो निकली है n-0.5 और ये हो गया लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब आप बोलोगे यार कि लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बार बार लिखने से बेटर है कि आप इसको बीटा लिख दो, फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये YND इज इक्वल्स टू n-0.5 और ये हो जाएगा टाइम्स बीटा, ठीक है ना। और n की वैल्यू शुरू कहाँ से करनी है, तो n की वैल्यू आपको शुरू करनी है 1 2 3, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है तो n बराबर 1 रखो, सेकंड की निकालनी है तो n बराबर 2 रखो, एंड सो ऑन, इस तरह से करके। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्मॉल लगता है, कूल लगता है, याद करने में थोड़ा सा ये आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पता करी। अब एक और बात, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे सारे फ्रिंजेस को हम दिखाएंगे, चाहे वो आपकी डार्क फ्रिंज हो चाहे आपकी ब्राइट फ्रिंज हो। ये हमारा हो गया बड़ा सा स्क्रीन, ठीक है। एक सेंटर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दिस वन इज आवर सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर पे क्या बनेगा, आप बोलोगे कि सेंटर पे तो पूछना ही नहीं है, सेंटर पे तो हमेशा ब्राइट ही बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। एक मिनट लेट मी, ठीक है। तो सेंटर पे हमने क्या किया, सेंटर पे हमने क्या किया, बना दिया ब्राइट फ्रिंज। ये वाइट कलर का मतलब आप समझ जाना है ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट बनेगा, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, उसके बाद ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फिर ये आपकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आपकी 1B है यानी फर्स्ट ब्राइट, ये आपकी सेकेंड ब्राइट, ये आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और ये आपकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O, ठीक है। डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट करके बैठे हम लोग कि ये जो डिस्टेंस होगी, अगर हम इसकी बात करें, ये फर्स्ट वाली जो ब्राइट फ्रिंज बनती है वो बीटा डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। सेकेंड वाली जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो बनती है ट्वाइस ऑफ बीटा डिस्टेंस पे, थर्ड वाली जो ब्राइट फ्रिंज बनती है वो 3 बीटा पे, फोर्थ वाली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो बनेगी 4 बीटा डिस्टेंस पे। ऐसे जो nth ब्राइट फ्रिंज बनी होगी स्क्रीन के ऊपर वो n बीटा डिस्टेंस पे बनी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि nth ब्राइट, तो आप बोलोगे ये n बीटा डिस्टेंस पे बनी होगी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ओके। ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा, आप इसको ये भी कह सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं अपने डार्क फ्रिंजेस के बारे में, ठीक है।
तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ब्राइट, दोनों के बीच में डार्क बनेगी। तो ये आपकी हो गई पहली डार्क फ्रिंज, ये आपकी हो गई दूसरी डार्क फ्रिंज, ये आपकी हो गई तीसरी डार्क फ्रिंज, ये आपकी हो गई चौथी डार्क फ्रिंज। ठीक है, चार ही हम दिखाते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंसेस की, ठीक है ना, कि डिस्टेंसेस का क्या, तो आप बोलोगे डिस्टेंसेस के बारे में हमने सोचना ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट वाली जो डार्क फ्रिंज है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये थर्ड डार्क फ्रिंज, और ये आपका फोर्थ डार्क फ्रिंज। ठीक है, फर्स्ट वाली जो डार्क फ्रिंज है वो बनती है 0.5 बीटा पे, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 बीटा। ये सेकेंड वाली जो डार्क फ्रिंज है, ये वाली, ये आपकी बनेगी 1.5 बीटा डिस्टेंस पे। ये थर्ड वाली जो डार्क फ्रिंज बनी है, इसकी बात करें तो ये आपकी बनेगी 2.5 बीटा पे। ठीक है, इसकी हम बात करें फोर्थ वाली, तो ये बनेगी आपका ये फोर्थ, ये आपकी बनेगी 3.5 बीटा पे। ये आपका हो गया 3.5 बीटा पे। ठीक है ना, यानी दो ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगी। ठीक है, अगर इंटेंसिटी की बात करें हम, इंटेंसिटी, तो आप बोलोगे देखो इंटेंसिटी का सीन ये है कि जहाँ जहाँ मैक्सिमा बनेगा वहाँ वह इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0। तो यहाँ भी 4I0, यहाँ भी आपकी 4I0, यहाँ भी आपकी 4I0, यहाँ भी आपकी 4I0, और यहाँ भी आपकी 4I0। ठीक है, और जहाँ जहाँ डार्क फ्रिंज बन रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए। तो आई होप कि ये जो देखो नीचे का हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जैसा ऊपर होगा होबो वैसा ही नीचे होगा, एक तरह से मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फ़िलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंजेस, उनका डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से। अगले लेक्चर में हम लोग ज़रा बात करेंगे इनके कर्व के बारे में, कि इंटेंसिटी वर्सेस जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसके बीच में कर्व बनता है। और हालांकि वो कर्व बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करने के लिए, कि जो अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है क्यों लिया जाता है, स्लिट की जो विड्थ है वो पतली क्यों ली जाती है, मोटी लेने में क्या दिक्कत आएगी, क्या फ्रिंजेस बनेंगी नहीं बनेंगी, बनेंगी तो कैसे बनेंगी, दिक्कतें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए हमें इस पर। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।